नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मामा क्रिकेट पे। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2020 का फर्स्ट टेस्ट मैच जो कि खेला गया पिंक बॉल से। ये इंडिया का फर्स्ट ओवरसीज पिंक बॉल टेस्ट मैच था और इसका डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ है वैभव। तो वैभव, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। थैंक यू केवल, थैंक यू। वैभव, हमने देखा कि इंडिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया। तो क्या यह फैसला पिच के हिसाब से सही था? जी जी, बिल्कुल ये फैसला पिच के हिसाब से तो सही था ही। ऊपर से ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी इंडिया के लिए कि वो टूर के पहले मैच में टॉस जीत गए। आपको याद होगा न्यूजीलैंड में दोनों टेस्ट मैच में इंडिया टॉस हारी, मैच हारी। पिछले जो ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज अपन जीते हैं 2-1, उसमें जो दोनों टेस्ट मैच इंडिया जीती है और जो टेस्ट मैच वॉश आउट हुआ था, तीनों में इंडिया ने टॉस जीता था, तो टेस्ट मैच जीते थे। बहुत अच्छा डिसीजन था, ये ब्रेव था, क्योंकि जब बॉल थी ना थोड़ी ज़्यादा मूव हो रही थी। अनइवन बाउंस भी था। अनइवन मतलब कोटला वाला अनइवन नहीं कि एक घुटने पे आ रही है, एक सर पे आ रही है, लेकिन नॉर्मल अनइवन जो कभी कभी ज़्यादा बाउंस कर रहा है, कभी कभी थोड़ा कम बाउंस कर रहा है। तो डिसीजन ब्रेव था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत अच्छा डिसीजन था, और इसको कन्वर्ट करना चाहिए था इंडिया को। और आपको इंडिया के बैटिंग के बारे में आपका क्या कहना है देखिए, फर्स्ट इनिंग्स का? फर्स्ट इनिंग्स के स्टार्टिंग में पृथ्वी शॉ जैसे आउट हुए, मुझे तो लगा वापस न्यूजीलैंड वाला सर्कस चालू होने वाला है कि सब लोग उल्टे से शॉट मारेंगे, शॉर्ट बॉल पे आउट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं बिल्कुल भी। पृथ्वी शॉ के वो लूज शॉट के बाद ना सब कुछ बहुत टाइट था। मयंक अग्रवाल बॉडी के अंदर खेल रहे थे। वो ट्राई कर रहे थे कि जो भी बॉल बाहर हो ना ऑफ स्टंप पे के, फोर्थ भी नहीं फिफ्थ स्टंप पे उसको छोड़ दें, जो बॉडी के अंदर रहेगी उसको ही खेलेंगे। सेम चेतेश्वर पुजारा का तो उनका वही गेम है। उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, उन्होंने फ्रीबीज नहीं डाली, उन्होंने पैर पे बॉलिंग नहीं की है, उन्होंने बहुत बाहर बॉलिंग नहीं की है, जिसकी वजह से रन्स इंडिया निकाल नहीं पाया है। कुछ कुछ टाइम पे इंडिया का रन रेट 1.6 1.5 भी था। वो तो पुजारा के आउट होने के बाद विराट कोहली है तो थोड़ा रन रेट बढ़ गया, लेकिन बहुत अच्छी बैटिंग की थी फर्स्ट डे पे, अनटिल विराट कोहली आउट हुए। तब तक मतलब अगर विराट कोहली चलते रहते और वो डे के एंड तक रहते तो इंडिया 350 तक कर सकता था स्कोर, लेकिन वो फ्री किश रनआउट में आउट हो गए वो। और उसके बाद हनुमा विहारी क्रीज पे स्टक। रहाने अगेन मतलब उनके दिमाग में चल रहा होगा कि उन्होंने आउट करा दिया बेस्ट प्लेयर को, उनका पैर निकला नहीं, वो भी आउट हो गए। लेकिन फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग बहुत अच्छी थी, मतलब जितना एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत अच्छी बैटिंग थी। इसके बाद हम जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग की तरफ फर्स्ट इनिंग्स के। तो हमने एक और चीज देखी कि इंडियन बॉलर्स ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। जी जी, अगेन मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंडिया के बॉलर्स इतनी टाइट लाइन फर्स्ट इनिंग्स में पकड़ लेंगे ओवरसीज टेस्ट मैच के, लेकिन ये बॉलिंग अटैक उतना सुपीरियर है। ये आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा और बेटर है। मैं रीज़न बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया अपने घर पे बॉलिंग कर रहा है जहाँ पे कंफर्टेबल होते हैं। ये ऐसा है कि अश्विन जडेजा यहाँ बॉलिंग कर रहा हूँ चेन्नई में और बैंगलोर में या मुंबई में, तो वहाँ तो कंफर्टेबल होंगे, जैसे पैट कमिंस और हेजलवुड कंफर्टेबल थे एडिलेड में। लेकिन जो इंडिया के बॉलर्स हैं वो उनसे भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे उनकी कंडीशंस में। बहुत बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत कमेंडेबल है, क्योंकि इंडिया की जो बॉलिंग है अब इतनी स्ट्रांग हो गई है ना कि वो बैटिंग की जो वीकनेसेस हैं उसको जनरली कवर कर लेती है। इस टेस्ट मैच में क्या हुआ वो बाद में बात करते हैं, लेकिन फर्स्ट इनिंग्स में जो इंडिया 50-60 रन शॉर्ट था विराट कोहली के रनआउट होने की वजह से ना, उसको कॉम्पनसेट कर दिया था इंडिया की बॉलिंग ने। इसके बाद इंडिया का सेकेंड इनिंग्स का बैटिंग का चांस आया सेकेंड डे पे, जब ओवरनाइट पे इंडिया का स्कोर था 9 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। लेकिन हमने देखा कि थर्ड डे पे ये बहुत ही, पता नहीं है, मैंने ऐसे पहले कभी देखा नहीं है। लास्ट टेस्ट मैच में मेरे को याद है कि इंडिया कुछ 72 या 77 पे ऑल आउट हुआ था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो इस मैच में इंडिया सिर्फ 36 रन पे ऑल आउट हो गया। जी, क्या बोल सकते हैं, मतलब मुझे तो लग रहा था जब टिम पेन और मार्नस लबुशेन का कैच छोड़ा है कि वहीं मतलब एक तो बैट्समैन ने रन्स नहीं किए, ऊपर से कैच भी छोड़े हैं, तो मुझे तो लगा था वहीं पे गेम चला गया, लेकिन उसके बावजूद बॉलर्स ने 53 रन की लीड दिलवा दी। उसके बाद जब बैटिंग आई तो मुझे लगा इंडिया 150 तो कर लेगा, मतलब घटिया से घटिया बैटिंग करके भी उतना पहुंच जाएगा स्कोर, क्योंकि इंडिया जैसे ये टेस्ट मैच हारा है ना, लास्ट टेस्ट मैच भी ऐसे ही हारा है न्यूजीलैंड में। वहाँ पे भी ऐसे 10 12 20 कुछ रन की लीड थी, और इंडिया की बैटिंग आई थिंक 120 पे ऑल आउट हो गई थी या 115 पे ऑल आउट हो गई थी। फिर कुछ बचता नहीं है बॉलर्स के पास, और आज तो पता नहीं क्या फ्रीकिश क्रिकेट हुआ है, किस्मत भी खराब थी।
ये देना पड़ेगा आपको इतना कि जो भी एजेस लगी हैं वो कैरी हुई हैं और हाथ में गई हैं, कैच छोड़े नहीं ऑस्ट्रेलिया ने। तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है उन्होंने। मेरा एक ही ये है कि जब आपको पता चल जाता है ना कि बॉल आज दिन नहीं है या पहले ही 16 पे 6 हो गए हैं, तो किसी बैट्समैन को कुछ अलग ट्राई करना चाहिए था। उसके बाद भी जो बैट्समैन आए वो क्रीज में घुस घुस के खेल रहे थे और उनको आगे बॉलिंग हुई है। जब रहाणे आउट हो गए उसके बाद अटैक करना चाहिए था कम से कम, क्योंकि तब पता चल गया था कि इंडिया की टेल, जैसे फर्स्ट इनिंग्स में 11 रन ऐड किए थे इंडिया की टेल ने, यहाँ पे भी ये 54 ऐड होती तो उससे मैच तो नहीं जीतते, लेकिन प्राइड बच सकती थी। थोड़ा निकल किसी ने 2-3 छक्के मारे होते हेजलवुड या कमिंग्स को ना, तो कुछ मतलब कुछ जान आती मैच में। रिजल्ट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगले टेस्ट मैच में जब आप जाते हैं ना तो ये चीज़ें याद रहती हैं कि आप एकदम लेट नहीं गए थे, और आज इंडिया एकदम ही लेट गया है। तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। इंडिया को देखना पड़ेगा, फील्डिंग फील्डिंग का नुकसान हुआ नहीं इस बार इतना। मारिल सबुशेन ने 200 नहीं मार दिए, लेकिन अगले मैच में कैच अगर छोड़ रहे हैं तो ये आपको याद होगा न्यूजीलैंड में विराट कोहली ने ब्रेंडन मैकलम का कैच छोड़ा था और ब्रेंडन मैकलम ने ट्रिपल सेंचुरी मारी थी। तो वो ना हो जाए इंडिया के साथ, वैसे ही दिन खराब चल रहे हैं, तो कम से कम जो अपने हाथ में आ रहा है वो पकड़ो, कैच पकड़ लेने चाहिए और बॉलर्स को थोड़ा तो सपोर्ट करें बैट्समैन। 100 रन तो बना लें टेस्ट मैच में, 150 की अगर अगर टारगेट होता तो बॉलर्स कुछ फाइट कर सकते थे, कुछ तो करते, मतलब बॉलर्स कुछ जान लगा सकते थे, लेकिन नहीं। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था ये तो, मतलब, और कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। इसके बाद हम जाएंगे आगे के टेस्ट, सेकेंड टेस्ट मैच की तरफ, जो कि स्टार्ट होगा 26 दिसंबर से एमसीजी को। और इस टेस्ट मैच का ऐसा हाल है कि विराट कोहली, जो कि हम सभी जानते हैं कि वो अभी घर फ्लाई करेंगे, उनकी लीव है। तो आपको क्या लगता है कि उनके जगह पे ऐसा कौन सा बैट्समैन है कि जो टीम में जगह बना पाएगा? देखिए, विराट कोहली की जगह फिल करना तो इम्पॉसिबल ही है, कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन सीनियरिटी की बात करें तो शुभमन गिल आते हुए दिखते हैं, क्योंकि वो टीम के साथ आ रहे हैं, एक भी टेस्ट मैच नहीं खिलाया टीम ने उनको, तो अब नंबर 4 पे शुभमन गिल आने चाहिए। विराट कोहली के जाने से इंडिया की स्ट्रेंथ मतलब आधी हो गई ऑलमोस्ट। फर्स्ट टेस्ट मैच की में भी अभी 74 रन किए थे और वो रन आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली, नहीं तो डेफिनेटली सेंचुरी तो होती। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट है फर्स्ट टेस्ट मैच में, जिसमें इतना पूरी तरह आ रहा है इंडिया। बहुत ज़्यादा एब्सेंस फील होगी, सिर्फ बैटिंग में नहीं होगी, कैप्टनसी में भी होगी, लीडरशिप में होगी। आपको विराट कोहली जैसा कैरेक्टर चाहिए होता है टेस्ट मैचेस में, जो आप नीचे लगे होते हैं, ताकि वो आपको उठाए, मोटिवेट करे, बोले कि अभी मैच गया नहीं है, अभी जीत सकते हैं। तो वो जो कैरेक्टर है ना, वो इंडिया की टीम बहुत मिस करेगी ड्रेसिंग रूम में भी और फील्ड में भी, क्योंकि आई थिंक रहाणे वाइस कैप्टन है, तो रहाणे की जो पर्सनैलिटी इतनी लाउड, इतनी ये नहीं है, काफ़ी क्वाइट है। तो देखते हैं अब, मतलब बहुत मुश्किल होने वाला है अब तो, लेकिन देखते हैं इंडिया की टीम कैसे कोप अप करती है। मैं आपको एक और सवाल पूछना चाहूंगा। आपने कहा शुभमन गिल, लेकिन क्या केएल राहुल उनकी जगह पे खेलेंगे? देखिए, मैं तो चाहता हूँ, अगर मैं ये होता अजिंक्य रहाणे, तो मैं पृथ्वी शॉ को ड्रॉप करता, केएल राहुल से ओपनिंग कराता और शुभमन गिल को नंबर 4 पे खिलाता, क्योंकि पृथ्वी शॉ की बैटिंग देख के आपको ये तो पता चल गया कि ये टेस्ट मैचेस, ओवरसीज टेस्ट मैचेस, सेना कंट्रीज के लिए सूटेड नहीं है। बॉल थोड़ा भी हिलेगा, पृथ्वी शॉ को कुछ पता नहीं चलता है, उनका बैट निकल जाता है सीधा, और ओपनिंग करते हैं वो, जो सबसे मुश्किल है टेस्ट मैचेस में। तो एक प्लेयर के हिसाब से अगर आप देखें तो पृथ्वी शॉ ड्रॉप नहीं होते हैं, क्योंकि एक यंग प्लेयर को इतना एक टेस्ट मैच, 2 टेस्ट मैच में निकालने देना चाहिए। लेकिन अगर आपको सीरीज बचानी है ना, तो आपको सातों के सातों बैट्समैन का कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा, क्योंकि आपका टेल कुछ नहीं करता है। तो अगर आप उस टेल में ओपनर को भी जोड़ देंगे तो आपकी बैटिंग आधी हो जाती है। इसलिए ओपनर ऐसा चाहिए जो रन्स करे, या कम से कम बॉल पुरानी करे, तीसरी बॉल पे आउट ना हो। तो उसके लिए अगर केएल राहुल को खिलाना ही है, अगर उनको खिलाना था तो उनको फिर जो प्रैक्टिस मैचेस थे वो खिलाने चाहिए थे। अब वो तो नहीं खिलाए उनको, तो मुझे लगता नहीं खिलाएंगे। लेकिन अगर मैं होता तो केएल राहुल ओपनिंग करते, पृथ्वी शॉ बाहर बैठते और शुभमन गिल नंबर 4 पे आते। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट टेस्ट मैच का रिव्यू यही समाप्त होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्रिकेट फैन दोस्तों के साथ।
और नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें. Stay tuned for our further videos. Until then, goodbye. Goodbye.